हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशन अगर हमारे पास है तो हम किसी भी कंसेप्ट को लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू हम अच्छे कैरियर ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट का एक बेस है एजुकेशन। एजुकेशन की इसी इम्पोर्टेंस को हमारे संविधान निर्माताओं ने भी समझा और देश को आज़ादी मिलते ही एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसियां बनानी शुरू कर दी। हालांकि पॉलिसी बनती रही और सफलता उनको कुछ हद तक मिली, कुछ हद तक वो असफल भी रही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत जब गुलाम था तो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग रुक सी गई थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ ध्यान दिया गया और साथ साथ ये समझा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो सकती है जब हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे। तो एजुकेशन के लिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद से पॉलिसियाँ बननी शुरू हो गई। जैसे अगर हम इतिहास उठा के देखें तो सबसे पहली पॉलिसी 1948, फिर 1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर उसके बाद कोठारी कमीशन 1964, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इस तरीके से अनेक पॉलिसियाँ बनी। वो पॉलिसियाँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई गई थी और एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी कि हम इसने 10 साल तक अपना ये टारगेट कवर कर लेंगे। चूँकि भारत तो गुलामी से उभरा था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन के जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े से और क्रिटिकल होते गए और वो पॉलिसियाँ आगे बढ़ती गई। अब भारत ने धीरे धीरे क्या किया, कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को कवर अप कर लिया और कुछ को आगे एक नई प्लानिंग देके आगे नए प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए। इन्हीं प्रोजेक्ट की दौड़ में, यानी कि जब हमने समझा कि प्राइमरी एजुकेशन का हम यूनिवर्सलाइजेशन कर देते हैं, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का टारगेट रखते हैं, तो इसी शुरुआत में हमने क्या किया, मिड डे मील पॉलिसी शुरू की 1995 में। फिर उसी पॉलिसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और SSA प्रोजेक्ट शुरुआत हुई 2001 में। इसी तरीके से और नए प्रोजेक्ट जुड़ते चले गए ताकि हम एजुकेशन को क्वालिटी लेवल पे अपग्रेड कर सकें, या प्राइमरी लेवल का यूनिवर्सलाइजेशन के साथ साथ सेकेंडरी लेवल की भी जो एजुकेशन है उसमें सुधार कर सकें। तो इसी ऑब्जेक्टिव को लेके एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो बेसिकली भारत सरकार की एक योजना है जिसे मार्च 2009 में शुरू किया गया। और इसके जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, माध्यमिक शिक्षा, तो नेशनल लेवल पे जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था, और ख़ास तौर पे कहाँ, माध्यमिक शिक्षा के लिए। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो SSA प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था वो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, यानी कि उसने काफ़ी सफलता प्राप्त कर ली थी और अपने ऑब्जेक्टिव को काफ़ी हद तक गेन भी कर लिया था। तो जब वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा था तो इस प्रोजेक्ट को सेकेंडरी लेवल में जो क्वालिटी है उसको अपग्रेड करने के लिए बेसिकली चलाया गया था। तो एक काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनाई गई ताकि इस लेवल को और बड़े प्रोजेक्ट के साथ किया जा सके। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में कौन कौन मेंबर थे आप स्लाइड में देख भी पा रहे हैं। जैसे MHRD के जो मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए, और जो स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के जो सचिव हैं वो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। और सदस्यों में भी देखिए, जो प्लानिंग कमीशन है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, या जो माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट है, पंचायती राज है, महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट है, उन सभी के जो सचिव हैं वो इसके सदस्य बनाए गए। इसके अलावा NCERT के जो निदेशक हैं, न्यूपा के जो उपकुलपति हैं, CBSE के जो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा टाइम टाइम पे कोई भी जो अन्य विशेषज्ञ हैं वो इसका सदस्य है। तो इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, टाइम टाइम पे जो काउंसलर्स हैं, जो सलाहकार हैं,
या जो रिसर्च एजेंसीज़ हैं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनसे भी सहायता प्राप्त करता है ताकि अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सके। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके जनरल प्रोजेक्टिव क्या हैं। शुरुआत में तो हमने बात की कि ये माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से चलाया गया था, लेकिन जैसे जैसे ये सफल होता गया तो इसके टारगेट भी थोड़े से ब्रॉड कर दिए गए। तो बेसिकली ये जो टारगेट रखे गए इसके सामने वो कौन कौन से हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। इसका सबसे पहला और मेन टारगेट क्या था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यानी कि 2017 तक क्या था कि लैंगिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो बाधाएं हैं उनको हटा देना, उनको रिमूव कर देना। जैसे अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ये लैंगिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाएं क्या हैं। लैंगिक बाधाओं का मतलब पहले लड़की को स्कूल में नहीं भेजा जाता था, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था कि लड़की स्कूल पढ़ के क्या करेगी, तो उस बैरियर को रिमूव करना। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा था, अमीर गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा थी, तो उस बैरियर को दूर करना कि अमीर लोग जो हैं वो गरीब के साथ नहीं पढ़ सकते, तो वो बैरियर दूर करना। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड था एरिया, उनको फाइनेंशली हेल्प करना, उनको स्कॉलरशिप देना या फिर उनके लिए फ्री एजुकेशन का प्रबंध करना, उनको किताबें प्रोवाइड करवाना। तो इस तरीके से हमने क्या टारगेट किया कि जब हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना ख़त्म होगी तो हम इस तरह का बैरियर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, यानी कि एजुकेशन को सबके लिए ओपन कर देंगे। या हम बहुत साधारण सी शब्दावली में कहें, जो पर्टिकुलर जातियां हैं जैसे एससी है, एसटी है, जो और भी बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। और क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो स्कूल हैं, ख़ास तौर पे सेकेंडरी स्कूल, उनमें फ़िज़िकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना। जैसे स्टाफ की कमी है, कोई वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, अच्छा टॉयलेट की सुविधा नहीं है, तो ये सारी जो बेसिक फैसिलिटी हैं ये उपलब्ध करवाना। और कौन सी बेसिक फैसिलिटी हैं, जैसे एडिशनल क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, लाइब्रेरी हैं, आर्ट और क्राफ्ट रूम है, टॉयलेट है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, रेजिडेंटल हॉस्टल्स हैं टीचर्स के लिए जो रिमोट एरिया में काम करते हैं। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेके ये पॉलिसी बनाई गई थी। इसके अलावा कुछ और भी इसके टारगेट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्या हैं। एसएससी जो प्रोजेक्ट चलाया गया था उसने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी। 2005 के लगभग 52% जो हैं वो रजिस्ट्रेशन हो चुका था। तो इसका टारगेट क्या था आरएमएसए का कि हम उस टारगेट को 52 से बढ़ा के 75 करें, यानी कि 11th में, 10th में, 9th में ये जो रजिस्ट्रेशन रेशो है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 हो जाए। यहाँ हम एक जनरल सी लैंग्वेज में कहें कि 2020 तक जो स्टूडेंट पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो स्कूल में कंटिन्यू रहें और किसी भी बैरियर की वजह से वो स्कूल ना छोड़े। जैसे हमने पहले ऑब्ज़र्व किया कि वो स्कूल बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले तो लेते थे लेकिन वो स्कूल छोड़ देते थे। तो आरएमएसए का ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि किसी भी तरह की समस्या के कारण बच्चा अगर स्कूल छोड़ता है तो हमें उस प्रॉब्लम को ही डायग्नोज कर देना है। जैसे इस प्रोजेक्ट के तहत स्कूल मैपिंग की गई। स्कूल मैपिंग का मतलब क्या है कि ऐसे एरिया सर्च किए गए जहाँ पे स्कूल अभी तक अवेलेबल नहीं था, तो स्कूल मैपिंग के जरिए वहाँ पे स्कूल उपलब्ध कराए गए, ख़ास तौर पे माध्यमिक शिक्षा के लिए जहाँ पे स्कूल पहले उपलब्ध नहीं थे, यानी कि हर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्कूल खोलने का आरएमएसए का ऑब्जेक्टिव रहा। और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव की सहायता ली गई, यानी कि पंचायती राज की सहायता ली गई। पंचायती जो संस्थाएं हैं उनकी सहायता से इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के काम किए गए। प्यारे बच्चों, हालांकि आज भी जो गवर्नमेंट है वो प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन को लेके काम कर रही है। एजुकेशन को क्वालिटी लेवल पे इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए कंक्लूज़न कहें तो काफ़ी हद तक ये जो प्रोजेक्ट है इनकी सफलता हमें देखने को मिल रही है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो सिर्फ कंटेंट को समझें ही नहीं अपितु उसे अपने शब्दों में एक्सप्लोर करें, तो उसी ऑब्जेक्टिव को लेके हमने एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया है जो डीएसएसबी के उसमें क्वेश्चन पेपर में आया था, पूछा गया था, और एस्टेट में भी ये क्वेश्चन आया था।
तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि आप आरएमएस से आसान शब्दों में समझ चुके हैं। अगर आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है तो उसका आप मैच डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं उसका आंसर क्या होगा। और मुझे उम्मीद भी है कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।